चलो, कल तक अपन ने कुछ देखा था हाउस प्रॉपर्टी का, एक चैप्टर एक सेशन हो चुका था अपना हाउस प्रॉपर्टी में। हाउस प्रॉपर्टी में पहला सेशन में अपन ने देखा था कि सर सबसे पहले तो आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कौन कौन सी रहेगी। जो भी आपने हाउस या बेसिकली आपने घर या इससे किया है, अगर आपने कोई भी खाली जमीन दैट इज वेकेंट लैंड को अगर लेट आउट किया है तो इट विल बी टैक्सेबल अंडर विच हेड? एफॉस में। सर अगर आपका बिजनेस ही है कि आप प्रॉपर्टीज खरीदते हो, उसको प्रॉपर्टीज को बनाते हो और बाद में वही सारी प्रॉपर्टीज को लेट आउट करते हो, तो उससे आपको जो भी पैसा मिलता है इट विल बी टैक्सेबल अंडर पीजीबीपी। सर उसके बाद में हमने देखा कंपोजिट रेंट के कॉन्सेप्ट। सर कंपोजिट रेंट मतलब क्या होता है कि कुछ पैसा आपने लिया है सर फॉर हाउस प्रॉपर्टी के लिए और कुछ पैसा आपने लिया है उसमें आप जो एम्यूनिटीज दे रहे हो उसके लिए। तो सर जब आप इन दोनों का रेंट सेपरेट कर सकते हो तो जो आपने हाउस प्रॉपर्टी का किया है वो एचपी में जाएगा और जो अदर एम्यूनिटीज है वो या तो पीजीबीपी में जाएगा या फिर एफोस में जाएगा। और सर अगर आप इसको सेपरेट नहीं कर पाते हो तब हाउस प्रॉपर्टी में इसको डाल सकते हो क्या? सर या तो आप उसको पीजीबीपी में डालोगे या तो आप उसको हाउस प्रॉपर्टी में पीजीबीपी में डालोगे या तो इफॉस में डालोगे, ठीक है। उसके बाद में सर हमने देखा गांव नाव की कॉन्सेप्ट। गांव नाव की कॉन्सेप्ट इस तरीके से ठीक है सर कि सर आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अगर चाहिए, अगर आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चाहिए तो सर सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा गांव। सर ये जो भी आप गांव निकालोगे उस गांव में से आप माइनस करोगे म्यूनिसिपल टैक्सेस। इसके बाद में अगर आप म्यूनिसिपल टैक्सेस माइनस कर देते हो तो आखिरी में आपके हाथ में क्या बचने वाला है सर? नाव बचेगा। सर क्या नाव होने पे हमारा आंसर वहीं पे स्टॉप हो जाएगा सर? नहीं सर, हमारा आंसर आधा आया है। इसके बाद में हम सर इसमें करेंगे कुछ डिडक्शंस। इसमें से लेस करोगे आप सर डिडक्शंस अंडर सेक्शन विच सेक्शन? पहले तो 24। सर 24 में दो सेक्शन है, सेक्शन ए सेक्शन बी। सर ये ए बी क्या पॉइंट से क्या? नहीं, ये सबसेक्शन है। सेक्शन 24 सबसेक्शन ए, सेक्शन 24 सबसेक्शन बी। सर सेक्शन 24 सबसेक्शन ए में क्या लिखा हुआ है सर? 30%। श्रद्धा 30% ऑफ वॉट? 30% ऑफ नाव। और सर दूसरा डिडक्शन किस चीज का मिलेगा आपको? इंटरेस्ट ऑन लोन बेटा, सिर्फ लोन नहीं। सर लोन में दो बातें आ सकती है। अच्छा, इसको माइनस करने के बाद में आखिरी में क्या बच जाएगा मेरे पास में? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी या एनुअल वैल्यू। बराबर है सर ये बात। सर अब इसमें पहले बात करते हैं, हमको गांव निकालना है। गांव निकालने के लिए सर हम करने वाले हैं कुछ चीजें जिसको बोला जाता है एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट। सर ये एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकलेगा? इसमें सर कंपेयर करोगे आप म्यूनिसिपल वैल्यूएशन या फेयर रेंट, विचेवर इज हायर बट सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट। तो सर सपोज इसमें हमारा स्टैंडर्ड रेंट बाहर आ जाता है, ये स्टैंडर्ड रेंट आपका ई आर सर। उसके बाद में एक्चुअल रेंट मतलब जो आपको एक्चुअली मिला है उसमें से जितना पोर्शन आपको नहीं मिला है वो आप लेस कर लोगे, तो ये आ जाएगा ए आर। सर आइडियली ए आर या ई आर विचेवर इज हायर होता है, बट सर अगर खुदा ना खास्ता आपका ए आर इज लेस देन योर ई आर तो सर आपको पूछना है क्वेश्चन कि क्यों आपका एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम है। इसके रीजंस दो निकल के आ सकते हैं। एक हो सकता है ओइंग टू वेकेंसी और एक हो सकता है अदर्स। सर ये अदर्स में क्या है वो आज पढ़ने वाले हैं, बट सर अगर कल की बात करें तो ओइंग टू अगर वैकेंसी होता है तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा जीएवी आइडियली तो आना चाहिए था विचेवर इज हायर के हिसाब से ईआर, बट मेरा जीएवी क्या आएगा? और अगर अदर्स है तो मेरा जीएवी क्या आ जाएगा? बात खत्म हो गई सर। सर तो हमको ये समझ में आया कि हम जीएवी निकाल सकते हैं, हमको जीएवी में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हमको ये समझ में आया कि सर म्यूनिसिपल टैक्सेस हमको निकालने की जरूरत ही नहीं होती। कभी कभी म्यूनिसिपल टैक्सेस ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज देता है, तो बट ऑफ कोर्स म्यूनिसिपल टैक्स है तो ये परसेंटेज किस पे निकलेगा? म्यूनिसिपल वैल्यूएशन पे, ठीक है। तो सर हमारा नाव निकल गया सर। मतलब अगर 8 मार्क का क्वेश्चन आया तो नाव तक हमारे को कितने मार्क्स मिलेंगे? 3 मार्क। तो सर ये कंफर्म हो गया कि अगर हमको पूरा हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन नहीं भी आया तो भी हम नाव तो निकाल के आ ही जाएंगे। उसके बाद में सर बात करते हैं डिडक्शंस की। डिडक्शंस में है सर दो डिडक्शन। एक है 30% ऑफ नाव। सर हम क्यों 3 मार्क लेंगे? हम 3.5 मार्क्स भी तो ले सकते हैं, क्योंकि अगर नाव निकल गया तो उसका 30% निकालना कौन सी बड़ी बात हो जाएगी?
कोई फॉर्मूला तो है ही नहीं सर, जो आपका नाव आएगा उसका 30% आप लेस कर लोगे। अब सर दिक्कत आएगी इंटरेस्ट ऑन लोन। सर आपने अगर सिर्फ लोन नहीं बोला, जैसे रुशिल ने अभी सिर्फ और सिर्फ लोन बोला, सर लोन क्या होता है, लोन में सर दो बातें हो सकती है, हो सकती क्या होती है सर, एक होता है लोन का इंटरेस्ट और एक होता है लोन का प्रिंसिपल, है ना सर। सेक्शन 24 सबसेक्शन बी में आप इस लोन को लेने के बाद में दो चीजें जब आप चुकाते हो, एक चीज आप चुकाओगे लोन का इंटरेस्ट और एक चीज चुकाओगे आप लोन का प्रिंसिपल। सर यहां पे हमको जो डिडक्शन मिलता है ना वो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट का मिलता है, ना कि प्रिंसिपल का। तो सर प्रिंसिपल अगर हम पे करते हैं तो इसका भी हमको कोई डिडक्शन मिलता है क्या? यस, इसका डेफिनेटली आपको डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80C, जिसका लिमिट होता है सर ₹1,50,000 का। मैंने किसकी बात किया? ये प्रिंसिपल की। सर व्हाट अबाउट इंटरेस्ट? तो बच्चों इंटरेस्ट में ना दो चीजें आ सकती है सर। आपने इंटरेस्ट मतलब आपने जो लोन लिया था वो लोन किस चीज के लिए लिया है? आप हो सकते हो लोन ले सकते हो रिपेयर्स के लिए, आपको रिपेयर एंड मेंटेनेंस करना है। सपोज मेरा जो ये रूम है इसमें बहुत जगहों पे पीओपी का काम है, बहुत जगहों पे हैंडल खराब है, बहुत जगहों पे पानी का लीकेज है, बहुत जगहों पे टाइल्स फूटी हुई है, बहुत जगह पे कांच का प्रॉब्लम है। तो ऐसा अगर मेरे इसमें कोई प्रॉब्लम है और मेरे को सपोज मैं इसका एवेल्युएशन करूं कि भाई मुझे इसका रेनोवेशन करना है या मुझे इसका रिपेयर्स करना है और इस रिपेयर्स में लगभग 5 लाख का खर्चा आएगा। अब रिपेयर तो क्या करना है, कितना करना है, वो मेरे ऊपर डिपेंड है। 5 लाख भी लगा सकता हूँ, 50 लाख भी लगा सकता हूँ। तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरे को 5 लाख लगेगा। अब मैं 5 लाख रुपए का लोन लेता हूं और इसका इंटरेस्ट पे करता हूं। तो बेसिकली मैंने जो इंटरेस्ट पे किया ये कंस्ट्रक्शन के लिए पे किया है या रिपेयर्स के लिए पे किया है? तो रिपेयर्स के लिए अगर आप इंटरेस्ट लेते हो तो इट इज अलाउड डिडक्शन अप टू ₹30,000, खत्म। अगर आप रिपेयर्स के लिए कोई भी टाइप का लोन लेते हो और अगर उसका कोई भी ब्याज आप पे करते हो तो आपको आपने जितना भी ब्याज पे किया होगा मैक्सिमम 30,000 तक का ही डिडक्शन मिलेगा। आई ये बात समझ में तुमको? सर मैंने लोन लिया था 5 लाख रुपए का, जिसका 10% पर एनम मुझे इंटरेस्ट पे करना होता है। तो 5 लाख रुपए का 10% के हिसाब से 50,000 रुपए का मैंने इंटरेस्ट एक्चुअली पे किया और साथ में 2 लाख रुपए का प्रिंसिपल रिपेमेंट किया इस साल में। तो टोटल मैंने 2.5 लाख रुपए रिपेमेंट किया। तो सर ये जो 50,000 रुपए, क्या ये 50,000 रुपए मेरे को पूरे डिडक्शन मिल जाएगा? मैक्सिमम 30,000 का मिलेगा सर। और जो प्रिंसिपल रिपेमेंट किया है मैंने 2 लाख रुपए का, क्या वो 2 लाख रुपए का पूरा प्रिंसिपल मेरे को मिल जाएगा? सर वो मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए मिलेगा, वो भी अंडर सेक्शन 80C। हाउस प्रॉपर्टी में उसका कोई लेना देना ही नहीं है सर। तो मतलब भली मैंने दिया होगा जेब से 2.5 लाख रुपए, बट मेरे को टोटल डिडक्शन कितना मिलने वाला है? 1,80,000। 30 रुपया हाउस प्रॉपर्टी में और 1.5 लाख रुपए 80C में। ऐसा 30,000 और 1.5 लाख मिला के मेरा आ जाएगा 1,80,000। ये बात यहां तक क्लियर है? इसमें कोई डाउट है? सर व्हाट इफ अगर मैं पैसा लेता हूं फॉर कंस्ट्रक्शन? सर मुझे कंस्ट्रक्शन करना है, मुझे कुछ घर बनाना है, या घर नहीं बनाना है, घर बना हुआ है, टेरेस थी, टेरेस के ऊपर एक और फ्लोर उठाना है। आई बात समझ में? या सर कुछ मुझे नया कंस्ट्रक्शन करना है, उसके लिए अगर मैं लोन लेता हूं तो आपको वो अलाउ होगा। डिपेंड करता है कि आपने लोन कब लिया था। अगर सर आपने लिया था लोन बिफोर 1999 या फिर आपने लिया होगा आफ्टर 1999, ये साल है, तो सर बिफोर में तो पहले भी 30,000 मिलता था। आप कंस्ट्रक्शन करो क्या और क्या बोलते रिपेयर्स करो क्या, दोनों में 30,000 मिलता था। लेकिन सर 1999 के बाद में जो मोस्टली अपने जैसे केस अब वही रहेंगे। अगर अब तुम लोन लोगे तो बट ऑफ कोर्स ईयर 1999 के बाद ही ले रहे हो ना, तो इसका मैक्सिमम लिमिट कितना है? कल बताया था मैंने 2 लाख रुपए का। आई क्या बात समझ में? तो सर हमको एक बात समझ में आई कि सर लोन का जो इंटरेस्ट होता है ना, इंटरेस्ट, वो लोन का इंटरेस्ट डिडक्टिबल होता है अंडर सेक्शन 24A, अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन बी। और उसका जो प्रिंसिपल होता है ना सर, वो पेबल होता है, वो डिडक्टिबल होता है अंडर सेक्शन 80C। सर अगर मैं लोन की बात करूं तो लोन में जो इंटरेस्ट रहता है, इंटरेस्ट दो चीज़ों के लिए आप ले सकते हो।
एक आप इंटरेस्ट ले सकते हो फॉर रिपेयर्स और एक आप इंटरेस्ट ले सकते हो फॉर कंस्ट्रक्शन। सर अगर मैं बात करूं सिर्फ और सिर्फ रिपेयर्स की, तो रिपेयर सर आप पहले करो 1999 के या बाद में करो 1999 के, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता। रिपेयर्स के लिए तो हमेशा हमको 30,000 का ही मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा फॉर इंटरेस्ट। और सर अगर मैं बात करूं आपके कंस्ट्रक्शन की, तो आपने लोन कब लिया आपको वो देखना पड़ेगा। अगर आपने लोन लिया है 1999 के पहले, तो आप चाहे रिपेयर करो चाहे कंस्ट्रक्शन करो, 1999 के पहले के फाइनेंस एक्ट आपको 30,000 का ही डिडक्शन क्लेम करने के लिए देता है। सर व्हाट इफ अगर मैंने 1999 के बाद में अगर मेरा कोई लोन लिया है फॉर कंस्ट्रक्शन, तो मेरा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट डिडक्टिबल अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन बी वुड बी ₹2 लाख। और सर ये बात हो गई इंटरेस्ट की। अगर मैं बात करूं कैपिटल की, तो हमको कैपिटल से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि हमने रिपेयर के लिए लिया है क्या और कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है क्या, क्योंकि वो हमको सेक्शन 24 में वैसे भी नहीं मिल रहा है। इंटरेस्ट का रिपेमेंट मेरे को मिलेगा सेक्शन 24 में, जबकि प्रिंसिपल का रिपेमेंट मिल रहा है मुझे 80C में, और 80C की खुद की लिमिट है सर 1.5 लाख रुपए की। तो मुझे जो भी प्रिंसिपल का रिपेमेंट मिलेगा वो मैक्सिमम कितने रुपए तक का मिलने वाला है? 1.5 लाख तक का। यहां तक कोई दिक्कत है तो मेरे को पहले बता दो। कौन सा? ये ऐसा? हाँ ओके। क्या चीज से चालू करूं मैं तेरे लिए? एक मिनट एक मिनट, श्रद्धा क्या बोली? डिडक्शंस की वैल्यू है ना। हाँ रुपीज है ये सारे डिडक्शंस। हाँ भारती, भारती मैं ये बोल रहा था कि अगर तूने सपोज लोन लिया है, अब तू जब लोन रीपे करेगी तो तू दो चीजों का रिपेमेंट करेगी। एक रिपेमेंट करेगी इंटरेस्ट का और एक रिपेमेंट करेगी प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल से मुझे मतलब ही नहीं, प्रिंसिपल को साइड में हटा दे क्योंकि वो 80C में मिलेगा 1.5 लाख रुपए में। या तो तेरे को ऐसा कुछ लिखा हुआ था अपन ने? ठीक है, अब प्रिंसिपल की तो बात ही छोड़ दी। अब मेरे पास में बचा क्या इन बिन? सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट ना सर, इंटरेस्ट आप दो चीजों के लिए ले सकते हो। मतलब बेसिकली आपने लोन किस चीज के लिए लिया है, किस चीज का इंटरेस्ट है। अगर आपने रिपेयर्स के लिए लोन लिया था और उसके ऊपर आप ब्याज पे कर रहे हो, तो आपको रिपेयर्स का मैक्सिमम 30,000 रुपीज का ही डिडक्शन मिलता है। सर अगर मैंने इंटरेस्ट आपको दिया है सामने वाले को 500 रुपए का, तो मेरे को 30,000 का बेनिफिट मिलेगा क्या? ऐसे चुट्टेपने होते नहीं है। मैक्सिमम 30,000 का मिलेगा। अगर तुमने 500 दिया तो 500 रुपए का डिडक्शन मिलेगा, सिंपल सी बात है। सर अगर मैंने लोन लिया था फॉर कंस्ट्रक्शन, मैंने लोन लिया था फॉर कंस्ट्रक्शन, तो आपको यह समझना पड़ेगा कि सर आपने लोन कौन से साल में लिया था। अगर आपने 1999 के पहले लोन लिया था, तो आपको 30,000 का ही मैक्सिमम मिलता है डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट फॉर कंस्ट्रक्शन। लेकिन सर अगर आपने लोन लिया था 1999 के बाद में, जो मेजोरिटी ऑफ द केसेस तुम्हारे क्वेश्चन में वैसे ही होने वाला है, क्योंकि 1999 के पहले का तुमको इतना कोई पूछने नहीं वाला है, लेकिन पूछ लिया तो तुमको पता होना चाहिए। तो अगर सर आपने लोन लिया है 1999 के बाद में और फॉर कंस्ट्रक्शन, तो आपको लोन मिलता है, डिडक्शन मिलता है 2 लाख रुपए तक का। आई बात समझ में? इसमें भी ये जो 2 लाख रुपए का लोन है ना, दिस इज फॉर SOP, दैट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। अगर सर आपका LOP है, लेट आउट वाली प्रॉपर्टी है, तो बेसिकली आपका बिजनेस खर्चा हो गया ना। बिजनेस के खर्चे में अगर आपने बिजनेस के लिए कोई भी लोन लिया होगा, और बिजनेस के लिए अगर आप कोई भी टाइप का लोन लेते हो, उसके ऊपर का इंटरेस्ट अगर आपको पे करना पड़ता है, तो कुछ लिमिट थी क्या अपने पास में? सर वो तो आपको 100% अलाउ होता है। तो सर मतलब अगर मैंने 5 करोड़ का लोन लिया था जिसके ऊपर 50 लाख का ब्याज पे किया, तो क्या मुझे 50 लाख पूरा इंटरेस्ट डिडक्शन मिल जाएगा? डेफिनेटली यस। क्योंकि सर वो आपका बिजनेस का खर्चा, और बिजनेस के खर्चे में आपकी कोई लिमिट नहीं थी, क्योंकि बिजनेस जितना बड़ा रहेगा खर्चा उतना ही बड़ा रहेगा। तो फॉर LOP, LOP का फुल फॉर्म क्या होता है? लेट आउट प्रॉपर्टी। हाँ निशा? नहीं ना, बिजनेस तेरा लेट आउट करने का नहीं है, लेकिन जो जगह पे तू बिजनेस कर रही है उस जगह के लिए तूने खर्चा किया है। सेक्शन 31 याद कर, 30 याद कर, रेंट रिपेयर टैक्सेस ऑफ बिल्डिंग, याद है क्या? रिपेयर्स ऑफ बिल्डिंग,
तो तूने रिपेयर्स के लिए खर्चा किया और इंटरेस्ट पे किया, बात तो एक ही हुई ना, आखिर किया तो तूने बिजनेस के लिए था ना। तो एलओपी के लिए, लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए आपने, मतलब बेसिकली बिजनेस के लिए आपने किसी भी प्रकार का कितने भी अमाउंट का अगर लोन लिया होगा, उस पर कितने भी अमाउंट का आप इंटरेस्ट पे करते हो, इट इज 100% डिडक्टेबल। फिर वो 2 लाख का होवे, 200 लाख का होवे, 500 लाख का होवे कि 5 लाख करोड़ का होवे, उसमें कोई लिमिट नहीं है सर। लिमिट का आती है सिर्फ और सिर्फ एसओपी के लिए, दैट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए। हाँ, मिक्स रहा तो जितना एलओपी का पोर्शन है उतना एलओपी का अलग से कैलकुलेट होगा, जितना एसओपी का पोर्शन है उतना एसओपी का अलग से कैलकुलेट होगा। सपोज एक बिल्डिंग है जिसमें 2 फ्लोर्स है, एक फ्लोर तेरा घर है, एक फ्लोर तेरा बिजनेस है, ठीक है वृंदा। अब तूने जो टोटल लोन लिया था वो लिया था 5 लाख रुपए का, जिसपे टोटल इंटरेस्ट जो पे किया था वो किया 5 लाख रुपए का, जिसमें टोटल इंटरेस्ट जो पे किया था वो तूने किया था सपोज 4 लाख रुपए का, एग्जांपल लेके तूने टोटल इंटरेस्ट 4 लाख का पे किया, ठीक है। अब जो तूने टोटल 4 लाख का इंटरेस्ट पे किया है, ये 2 चीजों के लिए, एक है एसओपी के लिए, एक है एलओपी के लिए। अब सिंस तेरे इसमें 2 बिल्डिंग थी, 2 फ्लैट थे, एक फ्लोर सेकंड फ्लोर, मतलब इसका 50% है, इसका 50% है, 4 लाख की जगह है ना, एक काम कर इसको 5 लाख कर, तो तेरा कैलकुलेशन ज्यादा समझ में आएगा तेरे को। तो सर मतलब एसओपी के लिए मैंने 2.5 लाख रुपया पे किया था, एलओपी के लिए मैंने 2.5 लाख रुपया पे किया था। सर एलओपी का तो 2.5 लाख पूरा मिल जाएगा, बट क्या एसओपी का 2.5 लाख मिलेगा मेरे को? वो कितना मिलेगा? तो देयरफॉर सर टोटल कितना मिलेगा मेरे को? समझा क्या ये वाला चीज? पक्का? ठीक है। और इसमें एक होता है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट, मतलब आपने घर लिया भी नहीं है अब तक, आपने घर लिया भी नहीं है अब तक, और या बनाना शुरू भी नहीं किया, और उसके पहले का अगर आपने इंटरेस्ट लिया है, तो आइडियली ये कब से ये इंटरेस्ट का भी डिडक्शन आपको मिलेगा, लेकिन कितना मिलता है? 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में, जब से आपको सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिलता है। सर तो आपने जब से भी घर बनाना शुरू किया होगा, उसका जो भी सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिल जाएगा, उसके 5 सालों में वो टोटल इंटरेस्ट आपको डिडक्टेबल हो जाएगा। टोटल मतलब मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का ही। अगर सपोज तुमने 50 लाख का इंटरेस्ट पे किया होगा, तो 50 लाख मतलब हर साल तुमको 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख मिलना चाहिए, लेकिन 10 लाख का तुमको मिल सकता है क्या? मैक्सिमम औकात कितनी है उसकी? 2 लाख रुपए की, तो हर साल तुमको 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख मिलता जाएगा। हाउस लोन के जैसा मतलब? ये तो हाउस लोन ही है ना बेटा, हाउस प्रॉपर्टी के लिए लोन ले रही है ना तू। उसपे ही हमको 20% डिडक्शन मिलता है अगर हमने हाउस प्रॉपर्टी के लिए लोन लिया। 20%? 20% ना? किस चीज का 20%? सॉरी सर, नहीं मैं कंफ्यूज, ठीक है। नहीं नहीं, ए तो 20% किसका चार्ज कर रही है? मैंने नहीं समझा नहीं मैं। नहीं नहीं नहीं, 20% ही बोल रही हूँ मैं। 2 लाख है एसओपी के लिए, मेरे को पूछना था। एसओपी के लिए 2 लाख मैक्सिमम है ना? एसओपी के लिए 2 लाख मैक्सिमम है। ये बात समझ में? ओके। रेंटेड मतलब नहीं समझा मैं। जैसे एसओपी एलओपी है तो रेंटेड। एलओपी मतलब ही रेंट हो गया ना, लेट आउट जो तूने करके रखा है। आई बात समझ में? चलो अपन ने ऊपर के कौन से कंडीशंस कर लिए थे? हम्म, ठीक है चलो।
Purna has one house property at Indira Nagar in Bangalore. She stays with her family in the house. The rent of the similar property in the neighborhood is 25,000 रुपया per month. मतलब ये क्या हो गया? नेबरहुड का फेयर रेंट. तो सर मेरा फेयर रेंट कितना हो गया? 3 लाख रुपए. सर 3 लाख कहाँ से लाया? 25,000 पर मंथ इंटू 12 बराबर है ना? द म्यूनिसिपल वैल्यूएशन इज 2,80,000 रुपीज एंड म्यूनिसिपल टैक्सेस आर 8,000 रुपए. द हाउस कंस्ट्रक्शन बिगैन इन अप्रैल 2014 with a loan of 20 lakhs taken from SBI at the rate of 9% per annum on 1/4/2014. The construction was completed on 30 नवंबर 2016. The accumulated interest up to 31 मार्च 2016, हाँ चल इसने खुद ही कंप्यूट करके दे दिया, इस 3,60,000 रुपए. On 31/3/2021 Purna paid 2,40,000 which included 1,80,000 as the interest. मतलब बचा हुआ क्या होगा? तो प्रिंसिपल इस सेक्शन में कहीं पे डील होने वाला है क्या? सर वो तो गया 80C के अंदर, उसको तेल लेने जाओ. देयर वॉज नो प्रिंसिपल रीपेमेंट है, देख इसने बोल दिया प्रायर टू दिस डेट. इसके पहले उसने और कोई प्रिंसिपल रीपेमेंट किया नहीं. कंप्यूट पूर्णाज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द ईयर फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22. करोगे एक बार खुद से सॉल्व कि मैं करूं हेल्प? ठीक है. अब इसमें सिर्फ एक चीज याद रखना, खुद से सॉल्व करने बैठे तो तुम ये मत सोचना सर पहले हम निकालेंगे गांव. सर गांव कैसे निकालेंगे? गांव को हम निकालेंगे म्यूनिसिपल रेंट और फेयर रेंट विच एवर इज हायर, इसका सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट. फिर ये आ गया सर हमारा ईआर. फिर हम करेंगे एक्चुअल रेंट. अरे भाई साहब तू एक्चुअल रेंट निकालेगा कैसे? तेरे पास में एक्चुअल है क्या? तूने लेट आउट किया क्या प्रॉपर्टी को? अबे जब तू उसके अंदर रह रहा था तो तेरा एक्चुअल रेंट आएगा ही कैसे? तो सर यहां पे हमारे एनुअल वैल्यू क्या आने वाला है? सीधा सीधा नील. क्वेश्चन ही खत्म हो गया सर. तो मतलब नाव नील आ गया. जब नाव नील आ गया तो उसका 30% निकाल सकते हो क्या तुम? तो सर वो हट गया. मतलब पूरे सेक्शन में क्या आने वाला है? सेक्शन 24 सबसेक्शन बी. और वो भी क्या आने वाला है? नेगेटिव, क्योंकि आपने पे किया ना. तो सर आपका नाव है 0 और नीचे अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन बी आने वाला है नेगेटिव. तो मेरे को बताना इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आने वाला है या लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आने वाला है? एक बार चेक कर लेते कि लॉस है कि नहीं है. तो भाई इन लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आया. अब रही बात सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन की. बहुत क्वेश्चन अपने पास सॉल्व करने के लिए, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाना, इसके लिए समझो. सर अब बात करेंगे पहले तो इंटरेस्ट की. तो सर इंटरेस्ट की बात करें अपन तो इसमें सर 2 टाइप का इंटरेस्ट था. एक उसने सर पे किया है 1,80,000 रुपए का इंटरेस्ट, और एक ऐसा इंटरेस्ट पे किया है सर जो कंस्ट्रक्शन शुरू होने के पहले लिया था, जो था 3,60,000 रुपए का. तो सर ये जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड वाला इंटरेस्ट है ये हमको कितने इंस्टॉलमेंट्स में मिलने वाला है? तो सर ये इसका 1/5 करूंगा तो कितना आ जाएगा सर? 3,60,000 का 1/5. तो सर 72,000 हमने प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट पे किया है. और जो दूसरा 1,80,000 रुपीज है वो 1,80,000 रुपीज किसका किया है हमने? इस बार का इंटरेस्ट का. तो सर 1,80,000 रुपीज प्लस 72,000 मैंने टोटल इंटरेस्ट कितना पे किया है? 2,52,000. जबकि मेरे को मिलेगा कितना डिडक्शन? बट मैक्सिमम कितना मिलेगा? 2 लाख का. ये देख आया उसका भी 252. However, the interest deduction is restricted to 2 lakhs. Therefore, loss क्या आ जाएगा? 2 लाख का. तो मतलब एक बात हमको समझ में आती है सर कि एसओपी जो होता है जिसमें आप खुद रह रहे हो उसमें हमेशा अगर आपने इंटरेस्ट दिया होगा तो हमेशा उसका लॉस आने वाला है, क्योंकि उसका एनुअल वैल्यू आने वाला है क्या? कुछ भी एनएवी आएगा क्या उसका? कभी भी एनएवी हमेशा ही उसका 0 आएगा, लेकिन नीचे आपने जो भी इंटरेस्ट पे किया उसका डिडक्शन तो मिलेगा ना. तो अब मेरे को लॉजिकली बताओ, अगर तुम किसी क्लाइंट को ये सजेस्ट करते हो
सॉरी, कोई क्लाइंट तुम्हारे पास में ये इसके लिए आता है कि भाई साहब मेरे को घर लेना है या घर बनाना है, तो क्या मैंने लोन लेना चाहिए क्या, तो तुम उसको क्या सजेस्ट करोगे, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए उसने लोन? सर ऑब्वियसली लेना चाहिए, क्योंकि लोन लेने पे उसको इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का डिडक्शन मिल रहा है। उसके पास में भली पैसा होगा, खुद का पैसा होगा, उसको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, बट कम से कम वो पैसा आएगा तो उसको दूसरी जगह यूज भी तो कर सकता है ना वो। समझा क्या मेरा लॉजिक क्या बोल रहा हूं मैं? मेरे को मेरा ये घर बनाना था जहां पे मैं अभी हूं, ठीक है, मैं बिजनेस की बातें नहीं कर रहा हूँ, जो अपना आरजी क्लासेस है उसकी बातें नहीं कर रहा हूँ, उसको छोड़ देते हैं। मेरे को ये घर बनाना था, तो मेरे बापू ने क्या किया, 2016 में ये घर जब बनाना था तो बापू के बैंक में पैसे थे, बट बापू को मैंने बोला कि बापू आप अपना पैसा क्यों यूटिलाइज करते हो, हमको बैंक से लोन कितने पे मिलता है, हाउस लोन मिलता है 7 से 8% पर एनम पर। तो हमने 50 लाख का लोन लिया, 50 लाख का लोन लिया, जिसके ऊपर मैं अभी के लिए 10% कर देता हूं इसको कैलकुलेशन के लिए, जिसके ऊपर मेरे को हर साल 10% पर एनम इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। मतलब कितना, 5 लाख रुपए का ब्याज पे करना पड़ता है। और सिर्फ ब्याज पे करने से हो जाएगा क्या सर, कुछ ना कुछ प्रिंसिपल भी तो करना पड़ेगा। तो मैं प्रिंसिपल करता था सपोज 2 लाख का पेमेंट, टोटल मैं पे करता था 7 लाख रुपए। तो सर ये जो आप 5 लाख रुपए पे करते थे ना, इसका तो आपको 2 लाख का पूरा बेनिफिट मिलता था, और ये जो 2 लाख रुपए था इसका 1.5 लाख का बेनिफिट मिलता था। तो मतलब आपका 3.5 लाख रुपया हर साल का इंटरेस्ट एक्सपेंस डिडक्शन मिलता था आपको। अब 3.5 लाख रुपए मैंने खर्चा मेरा एक्स्ट्रा बताया, जिससे मेरी इनकम 3.5 लाख रुपए से कम हो गई, मैं 30% स्लैब रेट में आता हूं, तो बेसिकली मेरा 3,50,000 रुपए का 30% सेव हो गया टैक्स में। सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? तो 3.5 लाख रुपए का 30% निकाल के देना मेरे को। हाँ, 1,05,000 रुपीज, मतलब मैंने 1,05,000 रुपीज टैक्स सेव कर दिया। मनी सेव्ड इज मनी अर्नड। एंड साथ में मैंने क्या बोला था, मेरे पास में पैसे थे कि नहीं थे घर बनाते टाइम? मेरे पास बैंक में 50 लाख रुपए पड़े थे, तो भी मैंने बैंक से लोन लिया 50 लाख रुपए का। तो अब मेरे बैंक में कितने पैसे जमा हो गए, टोटल 1 करोड़। उसमें का जो भी मेरे को यूज करना था 50 लाख रुपए वो मैंने यूज कर लिया, बचा हुआ 50 लाख रुपए मैंने मार्केट में लगा दिया। जब मैंने पैसा मार्केट में लगाया तो मैंने 50 लाख रुपीज को, मार्केट का अगर तुम एक्वेंटेड हो, तुम नॉलेज ये हो, अपडेटेड हो मार्केट से, तो मार्केट में 1.5 रुपीज पर मंथ का रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता है। तो मेरे को 150 लाख रुपीज पे 18% का इनकम होने लग गया। 50 लाख का 18% निकाल के देना, 9 लाख रुपीज, ये मेरी इनकम हो गई। ये मेरा 9 लाख रुपए इनकम हो गया, बट 9 लाख रुपए पूरी मेरी इनकम नहीं हो सकती, बताओ क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरे को टैक्स भी तो भरना है ना 9 लाख का। तो इस 9 लाख के ऊपर भी मेरे को 30% का स्लैब लगेगा ना। तो 9 लाख में से 30% माइनस कर दो, तो 2,70,000 माइनस कर दो बेसिकली। तो आफ्टर टैक्स मेरे हाथ में कितना पैसा बच गया, 6,30,000 नेट प्रॉफिट हाथ में बच गया। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा सर आपने ये पैसा फिर कैश में क्यों नहीं दे दिया, गवर्नमेंट को पता नहीं चलता। अरे जब बैंक के पैसे ही मेरे को बैंक में आए हुए हैं, तो मैं बैंक से कैश में निकाल के थोड़ी दे सकता हूँ, बैंक का ट्रांसफर मेरे को बैंक में ही करना पड़ेगा ना, सीधी बात है ना। वरना गवर्नमेंट मेरे को पूछेगा ना, भाई साहब तूने 50 लाख रुपए विड्रॉ किए करके यूज क्या किया, और गलती से मैंने बोल देना कि मैंने कैश में चिट्ठी बनाई हो, तो खा जाएगा गवर्नमेंट मेरे को। तो मैं वो तो कर नहीं सकता हूं, तो मेरे को देना एक नंबर में ही पड़ेगा पैसा वो। तो भाई साहब मैंने 6,30,000 रुपया नेट पैसा कमाया, और साथ में 1,05,000 रुपया मेरा सेव किया। तो मैंने टोटल सेविंग्स कितनी कर दी, जबकि मैं साल भर में पे कितना कर रहा हूं उसको। तो बेसिकली मैंने मेरी जेब से कुछ भी भरा क्या, उल्टा 35,000 रुपया हर साल का एक्स्ट्रा खाते गया मैं उसका। और ये तो उल्टा और कम कम होता जाएगा। क्या 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 क्या, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अरे अरे एक मिनट एक मिनट, अरे रुक जा रे प्रभु, गाड़ी आ रही है, आवाज नहीं आ रही है तेरी, रुक जा। अब मेरे को सिर्फ आवाज फुल करने दे। हाँ फुल है मेरी, हाँ अब बोल।
हाँ लोन लिया। आपने किसको मार्केट में डाल दिया? मैंने एक पार्टी है, नाम नहीं ले सकता, उसको डाल दिया। डाल दिया तो वो गवर्नमेंट मतलब बैंक से डाले होंगे। हाँ बैंक में चेक से दिया मैंने पेमेंट। और एक तो बैंक को समझ गया ना कि आपने एकदम से मार्केट में दिया, हाँ तो फिर आप तो कौन सा 50 लाख दिया उससे उसको कोई लेना देना नहीं है ना। मैं उसको बोल सकता हूँ ना भाई तेरा 50 लाख मैंने घर में लगाया। हाँ 18% कमाया उससे, हाँ उसमें से फिर आपने थोड़ा रेट मतलब थोड़ा टैक्स दे दिया उसके साथ, हाँ। और थोड़ा आपने लोन चुका दिया सर्टिफिकेट आपको प्रॉफिट। रश्मि म्यूट करना। हाँ बराबर मैंने कर दिया। 18% का रेट ऑफ इंटरेस्ट खाया मैंने, और बचा हुआ उसका जो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल था उसको मैंने रीपे कर दिया। ओके तो गवर्नमेंट को समझ गया कि आपने 50 लाख का आप गवर्नमेंट का तो कोई फायदा हुआ नहीं, आप पे हुआ, हाँ तो वैसे लोन कैसे देते हैं 80,000 से? तो सर के पास पैसे सबके पास तो नहीं नहीं नहीं, बहुत लोगों के पास में वृंदा है, जानबूझ के लोग लोन लेते हैं। और लोन भी कैसे लेते हैं कि जब उसको काम उसका 30 लाख का है, फिर भी वो ऐसा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाता है कि उसको बताता है कि मेरे को 50 लाख का काम है, 20 लाख रुपए एक्स्ट्रा ही लेता है वो। मेरे पास पैसे नहीं होंगे लेकिन 100 रुपए की जगह पे मैं 120 रुपए तो ले ही सकता हूं ना। किसी को तो सच में भी मतलब होगी ना होगी। है ना, डेफिनेटली है, बिल्कुल है, कहाँ मना कर रहा हूं। उनको तो ज्यादा देना पड़ता हो ना, वो लोग अब ऐसे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। ज्यादा का है ही नहीं ना। अब तुम कितने कितने स्मार्टली तुम निकाल सकते हो, कितना स्मार्टली तुम प्रोविजंस का लूपहोल निकाल सकते हो, उस पर डिपेंड करता है। प्लस कुछ इंटरनल कनेक्शंस होते हैं बैंक्स के साथ। बैंक को तो क्या चाहिए कि वो जितना ज्यादा बिजनेस करेगा, जितना ज्यादा बड़ा लोन देगा, उतना ज्यादा उसको इंटरेस्ट मिलेगा। तो बैंक से को मतलब है कि तू 50 लाख की जगह तू अगर 1.5 करोड़ का लोन लेगी ना, तो वो खुशी खुशी तेरे को 1.5 करोड़ का लोन देगा, क्योंकि उसको 1.5 करोड़ पे ब्याज मिलेगा। फिर वो अपना काम देख रहा है, तू अपना काम देख रही है। सर हाउस प्रॉपर्टी पे भी लोन लेने के लिए हमको कुछ तो देना पड़ता है ना, कंसिडरेशन मतलब लैंड वगैरह। नहीं लैंड वगैरह मतलब समझा नहीं मैं, सिक्योरिटी की बात कर रही है तू? हाँ हाँ सिक्योरिटी वगैरह देना पड़ता है ना। सिक्योरिटी मतलब ऐसा कुछ ऐसा गिरवी विरवी रखना ऐसा कुछ नहीं पड़ता, बस तुम्हारे बैंक में हमेशा वो पैसे, उसका इंटरेस्ट और रीपेमेंट प्रिंसिपल का वो तुम बस टाइमली करते रहना, वरना तुम्हारे अकाउंट को वो एनपीए डिक्लेयर कर देता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। बस उतना तुमको ध्यान रखना पड़ता है, बाकी ऐसा इतना कुछ विषय नहीं है। उल्टा गवर्नमेंट तो सामने से जा जाके तुमको लोन बांटता है, तुमको इतने हाउसिंग लोन के फोन आएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि कच्चे मकान सब खत्म हो जावे और सबके बड़े पक्के मकान बनना शुरू हो जावे। गवर्नमेंट तो चाहती है कि ये हाउसिंग स्कीम आवे। अपने सेक्शन 35 एडी में भी देखा है, स्लम रीडेवलपमेंट, अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम। गवर्नमेंट सामने से चाहती है कि तुम्हारे पास में पक्के मकान बने और ये कच्चे मकान हटे। तो गवर्नमेंट बहुत एग्रेसिव है हाउसिंग लोन के लिए। नहीं बात समझ में? चलो यहाँ तक समझा, पूरा क्लियर है पूरा पार्ट? हाँ 8 लाख का मतलब वो 6,30,000 कहाँ से है? ये वाला 50 लाख रुपए का मैंने मार्केट में लोन पे पैसे दे दिए, बराबर। 50 लाख रुपए पे मेरे को 18% पर एनम इंटरेस्ट आता है, तो 50 लाख पे 18% निकाल कितना आएगा? हाँ 9 लाख रुपए। अब ये 9 लाख रुपए की मेरी इनकम हुई, इनकम हुई तो इनकम टैक्स भी कटेगा, इनकम टैक्स कटेगा। स्लैब रेट है मेरा 30% पे स्लैब रेट आता है मेरा, तो मेरा 30% हट जाएगा। तो आखिरी में मेरे को कितना मिलेगा 9 लाख में से? आई बात समझ में? चलो उसके बाद में फोर्थ कैटेगरी कि सर आपने प्रॉपर्टी लेट आउट किया था फॉर पार्ट ऑफ द ईयर और सेल्फ ऑक्यूपाइड किया था फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर। मतलब 10 महीने आपने लेट आउट किया, 3 महीने खुद रहने चले गए उसके अंदर। मतलब यहाँ पे बट ऑफ कोर्स आपका एक्चुअल रेंट ईआर से बड़ा आने वाला है या छोटा आने वाला है? छोटा। छोटा, क्योंकि आपने पार्ट ऑफ द ईयर में आपने लेट आउट किया था, बचे हुए टाइम तो आप रह गए। अरे हाँ, है ना। अगर मैं पूरा अकेला उस घर में रहता तो मेरा एनएवी कभी आता क्या? लेकिन 10 महीने मैंने उसको भाड़े पे चढ़ाया और बचे हुए 3 महीने में वहां पे रुका, या 2 महीने में सॉरी वहां पे रुका,
तो मतलब मेरे को भाड़ा भी आया 10 महीने का और मैं सेल्फ ऑक्यूपाई भी किया 2 महीने का, तो यहाँ पे मेरी एनएवी आने वाली है, बट ऑफ कोर्स क्योंकि मेरे पास में एआर भी रहेगा, ईआर भी रहेगा, लेकिन मेरा हमेशा एआर बड़ा रहेगा या छोटा रहेगा ईआर से, क्योंकि एक्चुअल रेंट तो मेरे को 10 ही महीने का मिलने वाला है। उस 10 महीने में से भी कुछ अगर अनरियलाइज रेंट रहेगा तो वो और अलग से माइनस होएगा। अरे हाँ या ना? तो सर यहां पे मेरा एआर ईआर से छोटा आने वाला है। अब जब एआर ईआर से छोटा आता है तो मैं क्या करता हूं, क्वेश्चन पूछता हूं, दो केसेस पूछता हूं। सर ये ओइंग टू वैकेंसी था या अदर्स था? ये ओइंग टू वैकेंसी था क्या? सर वहां तो कोई ना कोई रह रहा था ना, आप नहीं, वो नहीं रह रहा था, आप रह रहे थे, तो ओइंग टू वैकेंसी था क्या? नहीं सर, तो ये चला जाएगा अदर्स में। अगर अदर्स में चले गए तो मेरा जीएवी क्या बनने वाला है? डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसका फॉर्मेट पढ़ने की नीड नहीं है, एक बार ट्राई करके देखते हैं। चल मेरे साथ में चलना। हाँ, मिस्टर श्रीमती राजा लक्ष्मी owns a house property at Adyar in Chennai। क्यों ऐसा नाम लिखता है भाई? The municipal valuation of the property is 5 लाख। ओके, फेयर रेंट इज 4,20,000। मतलब मैं क्या उठाऊंगा इसमें से अभी तक? अरे सब लोग आंसर करना, कोई पीछे छूट गया तो फिर मेरे को बोलना मत। सबका म्यूट हटा दो, अनम्यूट कर दो, सब आंसर करना। 5 लाख या 4,20,000, विच एवर इज ठीक है। बट सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट कितना है मेरा? 4,80,000। तो फाइनल आंसर क्या निकालू इसमें का मैं? 4,80,000। यहां तक समझ में आया? तो मेरा ईआर कितना आ गया? द प्रॉपर्टी वॉज लेट आउट फॉर 50,000 रुपया पर मंथ अप टू दिसंबर 2020। मतलब रेंट कितना मिल गया इसको? कितना? 4,50,000 रुपए। ठीक है। Thereafter the tenant vacated the property and Srimati Raja Lakshmi used the house for the self occupation. Rent for the month of November and December could not be realized। मतलब मेरे को इसमें से कितना माइनस करना पड़ेगा? 1 लाख। तो मेरे को एक्चुअली कितना मिला पैसा? 3,50,000। यहां तक देखा मैंने। All the conditions prescribed under Rule 4 are satisfied. She paid municipal taxes at the rate of 12%। मतलब साइड में एक बार सिर्फ गिवन इंफॉर्मेशन निकाल देते हैं। म्यूनिसिपल टैक्सेस इक्वल टू कितना आएगा? क्वेश्चन सामने तुम ही निकाल के दो मेरे को, क्या आएगा? 60,000 एक आंसर। सर कैसे किया? 12% ऑफ योर म्यूनिसिपल वैल्यू। म्यूनिसिपल वैल्यू कितनी है मेरी? 5 लाख। तो सर म्यूनिसिपल टैक्स मैंने पे किया 60,000 रुपीज का। यहां तक कोई दिक्कत है तुम्हारे? ठीक है। शी हैड पेड इंटरेस्ट ऑफ 25,000 रुपया फॉर द अमाउंट बोरोड फॉर द रिपेयर्स ऑफ द हाउस। तो मतलब इसको कितना डिडक्शन मिलेगा? पूरा 25,000। अच्छा, ये गलती से 25 की जगह इसने 35 लिख दिया होता तो 30,000 ही मिलता। तो क्या कौन बोला 50,000? 50,000 कहां से लाया तूने? ए मोटी, 50,000 का कहा बोला मैंने तुझे? अच्छा, अमाउंट बोरोड फॉर द रिपेयर्स। अरे रिपेयर्स है तो इसको पूछू क्या 1999 के पहले था क्या बाद में था क्या? कुछ पूछू क्या इसको डेट? सर रिपेयर्स तो कभी भी लो, पहले लो कि बाद में लो, मैक्सिमम 30,000 का मिलता है आपको। कंप्यूटर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अच्छा, हमने बहुत सारी इंफॉर्मेशन तो निकाल दी। पहले हम निकालते हैं गांव। गांव है मेरा ईआर या एआर, विच एवर इज हाइयर आइडियली, बट यहाँ पे मेरा एआर ईआर से छोटा है। क्यों छोटा है? ओइंग टू वैकेंसी था क्या? अदर्स था सर। अदर्स था तो मेरा ईआर क्या, मेरा जीएवी क्या बनने वाला है? तो मेरा जीएवी बन गया सर 4,80,000। माइनस क्या करूं? म्यूनिसिपल टैक्सेस कितना कैलकुलेट किया था सर? 60,000। तो सर मेरा नाव कितना आ गया? 4,20,000। सर लेस क्या करूंगा इसमें से? 30% डिडक्शन। इसका 30% लेस करूंगा तो इसका 30% क्या आता है?
1,26,000। और दूसरा क्या आएगा, रिपेयर्स के लिए लिया हुआ इंटरेस्ट, वो कितना आएगा, 25,000। सब लेस करने के बाद में मेरा आंसर क्या बचता है, 2,00,000। 69,000। ऐसा बोले, अरे आया क्या ख्याल में, हाँ सर। एक मिनट, रिपेयर्स का क्या हुआ, ये है ना दिया हुआ, क्या, अरे नालायक, तू क्या पूरे 30 दे देगी क्या, खर्चा किया 25 का, डिडक्शन मिलेगा 30 का, फिर तो डिडक्शन, फिर तो खर्चा 2 ही रुपए का करेगी और डिडक्शन 30,000 का लेगी, ऐसा नहीं चल सकता ना, करेक्ट है, आ जाएगा, सॉल्व करते हैं, हाँ सर। चलो। अब है डीम टू बी लेट आउट, अब एक बात समझना मेरे पास में सपोज 5 घर है, ठीक है, अब अगर मेरे पास में 5 घर है तो पांचों घर को अगर मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पकड़ूंगा तो ये पॉसिबल है क्या, मैं 5 घर में रह सकता हूँ क्या एक साथ, बट ऑफ कोर्स ना, वैसे सर आप 20% ये घर में रहता है, आपकी बॉडी का 20% इधर रहता है, 20 इधर रहता है, 20 इधर रहता है, 20 इधर रहता है, बोले सर आप उठते ये घर में हो, नाश्ता उस घर में करते हो, खाना इस घर में खाते हो, हाइट इस घर में रहते हो और डिनर ये घर में रहते हो, ऐसे हरकतें नहीं कर सकते ना आप, अगर वो समझो अमरावती में 2 महीने रहता, 2 महीने नागपुर में, तो फिर आप कैलकुलेशन भी तो 2 ही महीने का करोगे ना, एट ए टाइम आप पूरे साल भर 5 घर में तो नहीं रह सकते ना, एट ए टाइम साल भर पूरे 5 दिन 5 घर में तो नहीं रह पाओगे ना, 2 महीनों में रोकोगे तो 2 महीने का कैलकुलेशन होगा, जबकि टैक्सेस आपको पर एनम पे करना है, समझा क्या, तो यहां पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपको, हाउस प्रॉपर्टी आपको ऐसा बोलता है कि सपोज आपके पास में 5 घर है ना, तो कोई भी 2 घर को, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अपना एलओपी लेने में फायदा है या एसओपी कंसिडर करने में फायदा है, खुद ही सोच के बताना, एलओपी। एलओपी पक्का, सर एसओपी, क्योंकि एसओपी में आप लॉस क्लेम कर सकते हो, एलओपी में लॉस आता है क्या आपको, एसओपी में तो आपको एक्चुअल रेंट या ईआर वीआर सब कैलकुलेट करके कुछ ना कुछ एक रेंट लेना पड़ता है, जबकि एसओपी में आपको एनएवी लेने की कोई जरूरत ही नहीं, सीधा सीधा जो इंटरेस्ट पे किया उसका डिडक्शन मिल जाता है आपको, तो फायदा एसओपी में है कि फायदा एलओपी में है, अब तुम एलओपी क्यों सोच रहे हो, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे दिमाग में क्या है कि अरे एलओपी में तो सर इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है, अरे भाई अगर मैंने लोन नहीं लिया तो किस चीज का डिडक्शन लोगे, फिर तो आपको जीएवी एनएवी निकालना पड़ेगा, और एनएवी के बाद में डिडक्शन लेस करने के लिए कुछ है क्या आपके पास 30% के अलावा, इल्ले, तो आपको इनकम आने वाली है, जबकि अगर मैंने लोन नहीं भी लिया तो भी एसओपी में मेरे को ये आने वाला है क्या, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कभी नहीं आएगा सर, जीरो आ जाएगी उसकी वैल्यू, और लोन लिया तो नेगेटिव आ जाएगा, तो फायदा एसओपी में है या एलओपी में है, अब 5 घर है तो पांचों घर को मैं तो चाहूंगा कि इसको एसओपी डिक्लेयर कर दूं, बट ऐसा गवर्नमेंट मेरे को करने देगा क्या, गवर्नमेंट बोलेगा भाई साहब तेरे पास में ऑप्शन है कि तू कोई भी 2 घर को, क्या बोल रहा हूं मैं, कोई भी 2 घर को एसओपी डिक्लेयर कर दे और बचा हुआ एक घर जो है उसको लेट आउट डिक्लेयर कर दे, सर बट मैं लेट आउट तो करता ही नहीं हूं, इट विल बी डीम्ड एज इफ तूने उसको लेट आउट किया है, इट विल बी डीम्ड एज इफ तूने उसको लेट आउट किया है, ये बात समझ में आ रही है तुम्हारे, तो मतलब सर अगर मेरे पास में 10 घर है तो 10 में से 2 घर को मैं क्या कंसिडर कर सकता हूं, और बचे हुए घर को क्या कंसिडर कर सकता हूं, कर सकता हूं क्या, करना पड़ेगा मेरे को, अब सेकंड क्वेश्चन, कौन से 2 घर को एसओपी कंसिडर करूं,
जिसमें आपको ज्यादा लॉस क्लेम करने मिल रहा हो, बट ऑफ कोर्स मतलब सर एक बात समझ में आई कि हमको बहुत सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करने पड़ने वाले हैं, कि जैसे ये वाले क्वेश्चन में देखो इसके पास में 3 घर है, दिख रहा है 3 घर, इस 3 में से वो 2 घर को क्या कंसिडर कर सकता है, और 1 घर को क्या बोलना पड़ेगा उसको, एलओपी नहीं, डी एलओपी, डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी। डीम्ड किया है ना, एक्चुअली लेट आउट किया किसने, डीम्ड लेट आउट। एलओपी मतलब जो तुमने एक्चुअली किया, और डीम्ड एलओपी मतलब तुमने किया नहीं है बट इसको कंसिडर ऐसा किया जा रहा है। ये बात समझ में? चलो एक बार ये करते हैं। अरे भाई 3:30 बजे मेरे को एक बार रिमाइंड करता है, मेरे को ध्यान नहीं रहेगा, फ्लो में तुम्हारा जीएसटी का टाइम जाता रहेगा। 3:25 को मेरे को बोल देना कि बैच का टाइम हो रहा है तुम्हारे। चलो, गणेश हैज 3 हाउसेस ऑल ऑफ विच आर सेल्फ ऑक्यूपाइड। The particular of the houses have been given below: municipal, fair rent, standard rent, date of completion, municipal taxes, interest on money borrowed for repairs, interest on for borrowed for the purchase of property. अच्छा, compute Ganesh income from house property and suggest which houses should be adopted to be assessed as self occupied so that his tax liability is minimum. हाँ, ओके, तो पहले एक काम करते हैं, पहले ऐसा अज्यूम करते हैं कि तीनों घर इसने लेट आउट किया है, मतलब अपन वो अपना ईआर एआर वाला एनुअल वैल्यू निकाल देते हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकाल देते हैं, ठीक है? अरे हाँ या ना? तो चलो भाई निकाल देते हैं। म्यूनिसिपल रेंट या फेयर रेंट, विच एवर इज हायर, मतलब क्या आएगा इसमें, बट सब्जेक्ट टू, मतलब कितना आ जाएगा, तो सर इसमें आ गया 3,50,000। अच्छा, डेट ऑफ कंप्लीशन, डेट ऑफ परचेस या डेट ऑफ कंप्लीशन है 31 मार्च 1999। म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड इज 12%, 12% ऑफ 3 लाख, हाँ 3 लाख, तो मतलब 3,50,000 उसका 12 उसमें से, अरे ये 3,50,000 आया ना, इसमें से माइनस करूंगा मैं म्यूनिसिपल टैक्सेस। म्यूनिसिपल टैक्सेस कितना है, 36,000, तो कितना बच गया मेरा, 3,14,000 माइनस इसका 30%, 40,820 माइनस इसका क्या है, अच्छा इसने तो इंटरेस्ट कुछ लिया ही नहीं है, सभी जीरो है इसका, तो मेरा क्या आ जाएगा, 40,820 नहीं आएगा, 94,200 आएगा। ओके ठीक है, तो लास्ट में मेरा आंसर कितना बच गया, तुमने गलत कुछ बताया क्या मेरे को, 19800 आ रहा है, 219,800, अच्छा 219,800 ये आ गया, ये सही है यहाँ तक। हाउस 2 का निकाल के दो मेरे को फटाफट, स्क्रीन पे देख के निकालो। अरे इतना टाइम कितना आया, सेकंड का कितना आया, 176,840,
किसका आया है आंसर? मेरा शिवानी का आया। वृंदा तेरा भी यही आया? रुशेल, बुलबुल, मिहिर, सेजल, कहा हो तुम लोग? करूँ तुम्हारे साथ में? 176,840 आंसर आया क्या? आंसर आ गया। नहीं आया तो ना बोलो जल्दी। श्रद्धा? टेस्ट तो नहीं है। है? इंटरेस्ट है ना बेटा? हाँ हाँ 55,000 का है। पूरा लेंगे क्या इंटरेस्ट अपन? नहीं क्यों? लास्ट वाले का क्या है? लास्ट वाले का तेरा आंसर क्या आया? 73,000 करेक्ट। अरे थर्ड का आंसर आया क्या तुम्हारा? 71750। नहीं, गलत। 73,640 परफेक्ट। सर 3,30,000, 3,80,000, विच एवर इज हायर, मतलब 3,80,000, बट सब्जेक्ट टू 3,75,000। तो मेरा आंसर बच गया 3,75,000, 3,75,000। 3,75,000 आ गया मेरा। उसमें से माइनस करूंगा मैं म्यूनसिपल टैक्सेस। म्यूनसिपल टैक्सेस वुड बी 6% ऑफ 3,30,000, दैट वुड बी 19,800। तो सर मेरा NAV बच गया 3,55,200। 3,55,200। इसमें से माइनस करूंगा सर मैं 30%, जो आता है 1,06,560 रुपये, और माइनस करूंगा इंटरेस्ट फॉर द परचेस ऑफ प्रॉपर्टी मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक की। तो ये तो 1,75,000 ही है। इसको माइनस करूंगा तो मेरा लास्ट में आंसर बच जाएगा 73,640 रुपीज। बराबर है? कोई दिक्कत तुमको? करेक्ट है ना? अरे कोई इसमें यहाँ पे ऐसा नहीं अटकाना सर, यहाँ पे तो 55,000 रुपए क्यों लिए, या तो हमारा सब 30,000 ही आना चाहिए था। अरे भाई साहब, तुमने इसको अज्यूम किया है कि तुमने लेट आउट किया है। लेट आउट करने में कोई लिमिट होती है क्या? लेट आउट करने में तो तुम जितना चाहो उतना उसको इंटरेस्ट पे कर सकते हो। 55,000 क्या, मैं बोलूं यहाँ पे 5,50,000 होता तो भी लग जाता। आई बात समझ में? अब हमको ये नहीं पता कि इसमें से हम कौन सी प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड माने और कौन सी प्रॉपर्टी को लेट आउट माने। बराबर है? तो अब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करेंगे। ये हाउस 1 हो गया, ये हाउस 2 हो गया, ये हाउस 3 हो गया। सर पहले ना हम 1 और 2 को SOP मानेंगे और 3 को LOP मानेंगे। अरे 2 घर को मेरे को SOP मानना है ना, तो मैं 1 और 2 को मानता हूं, फिर मैं 1 और 3 को मानता हूं SOP, और सेकंड को मानता हूं LOP, और लास्ट में किसको मानूंगा? 2 और 3 को मानूंगा SOP, और 1 को मानूंगा LOP। देख लो, इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है क्या? तो चलो सर, मैं 1 और 2 को मान रहा हूं SOP। SOP अगर है तो एनुअल वैल्यू निकालने का नीड ही नहीं आता है सर। तो एनुअल वैल्यू नहीं, लेकिन लेस तो होगा ना, नेगेटिव जाएगा ना, नेगेटिव। तो फर्स्ट वाला मेरा SOP है, सेकंड वाला मेरा SOP है, ये मेरा LOP है। LOP का नहीं, SOP की बात करते हैं। अरे ये मैंने उल्टे साइड लिख दिया। अरे
अब फर्स्ट वाले में कुछ इंटरेस्ट था क्या? तो इसका तो नील आ जाएगा। दूसरे वाले में कुछ इंटरेस्ट है क्या? 55, लेकिन मिलेगा कितना? तो 30,000 नेगेटिव 30 मिलेगा ना भाई साहब, नेगेटिव नेगेटिव। तो सर मैं अगर फर्स्ट केस की बात करूं तो इसमें मैं क्या करूंगा, इसका मिल गया मेरे को 0 फर्स्ट का, सेकंड का मिल गया मेरे को -30,000, और फर्स्ट को नहीं, थर्ड को मैंने माना था एलओपी। थर्ड को अगर एलओपी मान रहा हूं तो मेरी इनकम कितनी आ रही है? तो +73,640। तो देयरफॉर सर एडिशन कर लूंगा तो मेरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना आ रहा है टोटल? 43,640। यहां तक समझा क्या सर? अब है ना, मैं 1 और 3 को एसओपी मान रहा हूं, 1 और 3 को एसओपी। अब मेरा एसओपी 1, एसओपी, एसओपी, एलओपी। सर इसमें तो आ गया मेरा 0 बराबर। इसमें मेरा कितना आ रहा है एसओपी में? लेस 1,75,000। और अगर मैं इसको एलओपी मान रहा हूं तो इसका मेरा आंसर कितना आया था? 176,840। तो सर इसमें इसमें मेरा फर्स्ट का आंसर आता है 0, थर्ड वाले में आया -1,75,000 और +1,76,840। तो देयरफॉर मेरा सर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना आ रहा है? 1840। सर अब लास्ट वाला ऑप्शन क्या है बोलता है, ये 2 और 3 को एसओपी मानूंगा, फर्स्ट को एलओपी मानूंगा। 2 और 3 को एसओपी, अरे ये एसओपी एसओपी और ये इसको मानूंगा एलओपी। तो सर एसओपी एलओपी, अच्छा एसओपी, इसका वैल्यू कितना आने वाला है? -30,000 प्लस इसका नेगेटिव कितना आने वाला है? 1,75,000। और इसका पॉजिटिव कितना आने वाला है? 2,19,800 बराबर। तो सर इसका टोटल कैसा आएगा? इन दोनों का नेगेटिव अगर ऐड कर लेता हूं मैं, कितना आ रहा है? अरे ये 1,75,000 प्लस 30,000। अरे ना रे, तुम इसका आंसर दो, ये कितना आया? 2,05,000 नेगेटिव प्लस 2,19,800 पॉजिटिव। सर क्या मेरा इंटरेस्ट 2 लाख से ऊपर जा सकता है? जबकि मेरा यहाँ कितना जा रहा है? तो जा सकता है क्या मेरा 2 लाख के ऊपर? तो ये मेरे को कितना लेना पड़ेगा मैक्सिमम, प्लस ये पॉजिटिव कितना, तो देयरफॉर टोटल नेगेटिव कितना आ गया, पॉजिटिव कितना आ गया? नालायक रुशिल, ऐड करेगा क्या दोनों को? 19,800। अब मेरे को एक बात बताओ, सबसे ज्यादा टैक्स कौन से केस में आ रहा है? हैं? पहले वाले केस में? जिसमें 1 और 2 थे सेल्फ ऑक्यूपाइड और थर्ड वाला था। अबे ओए, सेकंड वाले का आंसर तुमने क्या बोला? 1840 ना, तो फर्स्ट वाले में क्यों आया, सेकंड वाले में आया ना? अबे ये टैक्स थोड़ी निकाला तुमने, इनकम निकाला ना गधेड़ो। टैक्स निकाल रहे हो क्या तुम? ये टैक्स था क्या तुम्हारा? नालायक हो, स्लैब रेट लगाई क्या तुमने कहीं पर भी? बेशर्मो, गाली सुन रहे हो मेरे से? इनकम टैक्स था ये या इनकम थी? तो अब मेरे को एक बात बता, तू इनकम कितना बताने में इच्छा रखेगा? 43 बताने में इच्छा रखेगा, 1800 बताने में, या 19,000 बताने में? तो गधेड़ो तुम्हारा बेनिफिशियल कौन सा हुआ? मतलब फर्स्ट और थर्ड एसओपी और सेकंड वाला एलओपी, ये आपका तुम्हारा फायदा हुआ ना? करना पड़ेगा। हाँ ये वाला वीडियो डालोगे ना? हाँ।
डेफिनेटली। ये तो 3 घर थे, कल जाके 5 घर आए तो अरे बाप रे, रहने वाला। कोई भी 2 घर को तुमको एसओपी मानना है और बचे हुए 3 घर को एलओपी, फिर ये कॉम्बिनेशन चेंज करते हुए जाना है। मतलब सपोज हाउस नंबर 1 2 3 4 और 5 आता है, तो पहले 1 और 2 ऐसा कॉलम बना रहेगा, एसओपी एलओपी। 2 ही घर को तुम एसओपी मान सकते हो, तो 1 और 2 मतलब 3 + 4 + 5, फिर 1 + 3 तो 2 + 4 + 5, फिर 1 + 4 मतलब 2 + 3 + 5, 1 + 5 मतलब 2 + 3 + 4, फिर 2 + 3 मतलब 1 + 4 + 5, फिर 2 + 4 मतलब 1 + 3 + 5, फिर 2 + 5 मतलब 1 + 3 + 4, फिर थर्ड, फिर फोर्थ और फिर फिफ्थ है। थर्ड का 3 + 2 तो हो गया, 3 + 1 भी हो गया, 3 + 2 भी हो गया, 3 + 3 हो नहीं सकता, 3 + 4 क्या 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 शॉर्टकट शॉर्टकट कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट आ ही नहीं सकता इसमें कुछ। सारे करने के हमारे को 10-15 मिनट निकल जाएंगे। सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करने पड़ेंगे तुमको, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं आ सकता। नहीं तो उस टाइम पे तुम इसको क्वेश्चन को छोड़ देना। जेएमडी जो कम दिखा उसको ठीक है। इतना 5 इसका तुमको अभी नहीं पूछेंगे, मतलब वो फाइनल के लेवल पे पूछते हैं। और इंटर में मतलब जब पहले आईपीसीसी हुआ करता था तब आई गेस 2008 में क्वेश्चन आया था, और सीएस में 2012 मतलब 10 के रेंज में कुछ तो भी क्वेश्चन आया था, लेकिन वो क्वेश्चन 15 मार्क के होते थे पहले। तो 15 मार्क के लिए एक ही क्वेश्चन आया था वो, ये 5 घर का। मतलब अगर कोई पादुका सॉल्व करता होगा तो पादुका में उसको मिलेगा ये क्वेश्चन। 2008 का। अब इतने बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं आइडियली, इंस्टीट्यूट का दिमाग फिर गया तो भगवान जाने, आइडियली नहीं आना चाहिए। और इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत होती है एमसीक्यू वालों को, क्योंकि करना उसको पूरा पड़ता है, और एक भी गलत कर दिया तो एमसीक्यू में आंसर ही मैच नहीं होगा। जिसमें पूरा करना पड़ता है उसमें कम से कम स्टेप मार्किंग तो मिलेगी। उनको मालूम होता है इनका क्या आ सकता है दूसरा ऑप्शन, तो वो भी दे देते हैं, फिर वो गलत करते हैं। हाँ डेफिनेटली। तुम जो गलती करते हो वो तुमको ऑप्शन वहां पे मिलने ही वाला है। आया ये समझ में? अरे ये क्वेश्चन समझा ना पक्का? कोई डाउट है क्वेश्चन में? करके बताइए। ओके। ये क्या पूरी प्रैक्टिकल शीट ही चेक है हम्म। या फिर इसके अलावा भी दोगे हमको? इसके अलावा भी दूंगा, ये भी करना है, इसके अलावा भी करना है। इसमें और बाद में और 8-10 क्वेश्चन है। चल ना देखते हैं ना, और कुछ सॉल्व करके देखते हैं। चलो इलस्ट्रेशन 11 तुम करके दोगे मेरे को। दिख रही है स्क्रीन तुमको? हम्म। चैप्टर खत्म हो गया, चैप्टर में इतना ही था बस, एंड हो गया चैप्टर। और फाइनल लेवल पर भी बस इतना ही चैप्टर है, इसके अलावा कोई चैप्टर नहीं है। सिंपल था चैप्टर। थोड़ा ये कैलकुलेशन को भी समझना चाहिए। हम्म।
ओके, क्या आंसर आया? सो डिडक्शन अमाउंट बताना कितना मिलेगा दोनों को, हम्म, तो दोनों को 2-2 लाख का मिलेगा। ओके, वैसे टोटल कितना आ रहा है? मतलब इसका अपर्णा का आ रहा है 2,36,000, जिसमें से 2.5 लाख का 2 मिलेगा और 36 का 30 ही मिलेगा, पर टोटल लिमिट 2 लाख की है, हम्म, तो 2 लाख ही आएगा उसका। ओके, परफेक्ट है, तो डिम्पल का भी 2.5 लाख आ रहा है, 2 लाख मिलेगा। करेक्ट। हम रिपेयर हम 30,000 ही है ना उसका, जो रेट तो हम 30,000 ही लेंगे ना, इंटरेस्ट हाँ, 36,000 ही लेंगे ना। 36 नहीं आएगा, 36 में से सिर्फ 30 ही आएगा। 2,30,000 होगा ना, तो लेकिन लिमिट 2 लाख की है, तो 2 लाख से आएगा ना। एग्जैक्टली, 2,30,000, ऐसे 2,30,000 आ रहा है, बट टोटल में तुम 2 लाख से ऊपर भी नहीं जा सकते हो, तो तुम 2 लाख पर ही आ जाओगे। और नीचे वाला 2.5 लाख आ रहा है, 2.5 लाख आ रहा है, बट तुम मैक्सिमम कितना ले सकते हो? 2 लाख। ऐसा ऐसा बोले क्या, एक बार चेक कर लो पहले, ऊपर का अपर्णा का है, ये अपर्णा का चेक कर लो पहले। दोनों को 2-2 लाख मिलेगा क्या? नहीं ना, 50% इक्वल्स टू टोटल तो 1-1 लाख, दोनों को 1-1 लाख ही मिलेगा ना, 2 लाख का। 1-1 लाख? 1 लाख क्यों मिलेगा भाई? इन लोगों को डिडक्शन 2 लाख का। 2 लाख का है ना अमाउंट बेटा? वही deduction, 2 लाख का दोनों को मिला के ना, नहीं नहीं, एक इंसान को 2 लाख, अनाउंस की बहन 2 और 2 4। तो घर में शेयर तो उनका 50-50 है ना, तो वो प्रॉपर्टी के हिसाब से नहीं देखते क्या? नहीं, 2 लाख रुपए पर हेड है, 2 लाख रुपए हर एसएससी के लिए है। सर ऐसे अगर लोन में और भी जो इनका घर है, अगर उसके फिर और भी ओनर्स 5 ओनर होंगे, चलना, और भी 5 ओनर है, 5 ओनर है। 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख, फिर हर एक को 2 लाख, 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख, उनका पूरा जो आ रहा है इंटरेस्ट 5 लाख पूरा आएगा। 5 लाख में से 4 ही लाख यूटिलाइज होगा ना, 1 लाख वेस्ट हो गया ना। हम्म, तो सर मैं तो हम 4 लोग लेकर मिलकर लेंगे फिर लोन। बराबर है, लो ना, तो प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, बात तो उतनी च होंगी। और फिर हर इंसान को म्यूनिसिपल टैक्स पे करना पड़ेगा, बात तो उतनी च है। कर ना, तू वैसा बचाएगी तो तेरे को म्यूनिसिपल टैक्स 4 बार पे करना पड़ेगा, एक ही प्रॉपर्टी पे 4 म्यूनिसिपल टैक्स पे करो। एक ही प्रॉपर्टी में, बट अब वो प्रॉपर्टी तो एक है ना, तो उसको प्रॉपर्टी एक है, लेकिन यूज कौन कौन कर रहा है उसको, फिर वो हिसाब से टैक्स लेगा ना वो इंसान, समझा? एक ही लास्ट क्वेश्चन करके दोगे? चॉइस देख लें, हाँ, चॉइस तो ही है, करना ही पड़ेगा। कर, तीन भी सो गए वैसे। बस ये आखिरी कर लो, एक फटफट कर लो तुम, 5 मिनट में कर लो, मेरे को मालूम है तुम आज कर लोगे 5 मिनट में, होशियार हो गए अब तुम। सर हम्म, क्या लिखा है कि म्युनिसिपल टैक्सेस 5,100 have been paid by tenant, तो कितना माइनस करेंगे हम 5,100 की कुछ नहीं। कुछ भी नहीं, क्योंकि जब तुमने म्यूनिसिपल टैक्स पे ही नहीं किया तो तुमको डिडक्शन मिलेगा ही क्यों? सबसे पहली ट्रिक वही थी उसके अंदर। भाई साहब, अगर आपने टैक्स पे किया है तो डिडक्शन क्लेम करो ना, अगर आपने पे ही नहीं किया है, अब आपने पे नहीं किया, सामने वाले ने पे किया है, तो वो उसके ऊपर डिडक्शन क्लेम करने वाला है,
तो सालो तुम एक ही चीज पे दो जन कैसे डिडक्शन क्लेम कर लोगे ऐसा? लोन भी दो तरह के हैं, दोनों को ऐड करके मैं 5,000 है और एक तो मतलब रीपे तो 5,000 है तो 5,000 भी लेंगे ना हम्म फ्रेश में। करेक्ट। अब वो जो 450 है, 450 जो तुमने पेमेंट किया है इंटरेस्ट का, वो तुमने कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया, उसका इंटरेस्ट रीपेमेंट किया क्या? सालो तुमने लेट पेमेंट किया है, इसके लिए इंटरेस्ट है, तो उसको हम डिडक्शन देंगे, पेनल्टी होगी ना वो तो। बेसिकली पेनल्टी अलाउ होगी क्या तुमको कभी? आंसर बताना लास्ट क्या आया? 1 लाख 33,000 ना, सर इंटरेस्ट में हमारा सर गाँव कितना आ रहा? मेरे को क्या पता, तू बता। गाँव 90,000 क्या 90,000? सर 1,05,000 में 2 करेंगे ना। हम्म, 1,80,000 आ रहा है ना गाँव 1,80,000। जीए भी 180,000 है, हाँ उसमें म्युनिसिपल टैक्स माइनस करके हमारे म्युनिसिपल टैक्स तो 0 है ना, हाँ, तो नाव कितना आ गया? 180,000 1,80,000 माइनस, फिर डिडक्शन करोगे अंडर सेक्शन 24A, कितना आएगा? 54,000 माइनस करोगे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना लेस किया? एक 25,000, दूसरा 5,000, तो सब लेस करके टोटल बन गया तुम्हारा कितना? 84,000 ना। तुम कैसे रे, कैलकुलेटर लेके भी गलत आंसर सॉल्व कर, क्या तुम पास होंगे रे? कैलकुलेटर पे आंसर गलत आ रहे तुम्हारे। तो 96,000 तो 96,000 आइडियली इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 96,000 आना चाहिए था, बट ये अकेला ओनर है क्या उसका? तो कितना आएगा? 48 अगर ऐसे 5 ओनर होते तो 5 बार कर देते ना 20%। कौन है ये 25? रुशिल तेरा गला घोटूंगा अब मैं। अरे मैं 40 सुना था पहले। जमा ये समझा? कोई दिक्कत? पक्का हो गया ये? ठीक है, शीट दे रहा हूं, अब इसके बचे हुए पूरे क्वेश्चन तुमको सॉल्व करना है। हाँ, सारे तुमको सॉल्व करना है, कृपया करके लिख के सॉल्व करिएगा, ओरली सॉल्व करने की कोशिश ना करिएगा। हाथ जोड़ के विनंती है आप सभी से, ये दरख्वास्त है कि प्लीज़ आज के दिन में इसको कंप्लीट कर लीजिए। शीट आपके पास में ऑलरेडी है, नहीं है तो मैं ऐप पे अपलोड कर रहा हूँ, उस पे से डाउनलोड कर लेना। तुम्हारे ऊपर में जाके स्टडी मटेरियल में जाके वहाँ पे तुमको उसके लिंक मिल जाएगी या वो PDF मिल जाएगा। याद से उसको सॉल्व करो। लेक्चर अपलोड कर दो तो गया। ये लेक्चर मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ, एक लेक्चर ऑलरेडी इन प्रोसेस है तुम्हारा, सुबह का लॉ का प्रोसेसिंग 95% हो चुका है, लॉ का लेक्चर अभी अपलोड हो जाएगा। ये लेक्चर तुमको 1 घंटे में मिल जाएगा, 1 से 1.5 घंटे में ये वाला लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है? ये अच्छा, आज के दिन में हाउस प्रॉपर्टी हो जाएगा, मतलब कल तक के टाइम पे, कि कल का एक दिन ये दूँ कि कल तक पूरा करके आओगे? मेरे को पूरा कंप्लीट चाहिए, तुम आधा अधूरे पे मत आना फिर। कल दूँ, एक दिन का टाइम दूँ कल का? पक्का? लेकिन कल टाइम दूंगा तो नालायक को करोगे ना, कि टाइम पास सालो कल भी नहीं करोगे? ठीक है, तो फिर कल का टाइम दे रहा हूँ तुमको।